मेरे प्यारे साथियों, आज है 28 जनवरी 2025 और डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या जी के पॉइंट, और जो भी 28 जनवरी 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए, उन सभी को लेकर मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर आया हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग लगन के साथ मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इसका सही से लाभ उठा पाएँ। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कलेक्शन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में तीनों सेनाओं की झांकी का थीम था। तो तीनों सेनाओं ने झांकी जो प्रस्तुत किया उसका थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ओडिशा है पहले स्थान पे। नीति आयोग ने अभी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रस्तुत किया है। जो रिपोर्ट जारी की उसमें पहले स्थान पर ओडिशा है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे झारखंड है और पांचवें पे गुजरात है। ठीक है। किस राज्य की झांकी में कृष्ण की शिक्षाएं और औद्योगिक आकांक्षाएं थीम प्रदर्शित की गई? तो यह प्रदर्शित किया गया है हरियाणा की झांकी में। कौन सा भारतीय राज्य पूर्व का मोती के नाम से प्रसिद्ध है? तो गोवा को कहते हैं पूर्व का मोती। वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो गणतंत्र दिवस की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। किस माह में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा फरवरी 2025 में। हाल ही में किसने राज्यों की वित्तीय स्थिति के आकलन हेतु वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया है? अभी आपको हमने बताया था, नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है, जिसमें पहले स्थान पे है उड़ीसा, दूसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे गोवा, चौथे पे झारखंड और पांचवें पे गुजरात। हाल ही में किस राज्य ने बालिका दिवस के अवसर पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? क्या नाम है ऐप का? सम्मान संजीवनी ऐप। तो यह लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। तो उस दिन इसको लॉन्च किया गया है। भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? तो भारत में जो कुल मतदाता हैं वो 99.1 करोड़ हो गए। कितनी बड़ी संख्या है दोस्तों ये। किसे 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड दिया है आईसीसी ने। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे देश के जय शाह हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन से दो खेल इस आयोजन के इतिहास में पहली बार शामिल किए गए हैं? यानी दो ऐसे खेल हैं जिनका आयोजन राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल किया गया है।
तो वे 2 खेल हैं योग और मल्लखंब। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टि से। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन आज से ही शुरू हो रहा है। आज इसका उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री के द्वारा। देहरादून जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ पर इसका उद्घाटन होगा और इस खेल का जो शुभंकर है वह मौली है और इसका विषय है हरित खेल। 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। 35 खेल इसमें खेले जाएंगे, 35 तरह के खेल। 33 में पदक दिए जाएंगे, 33 में पदक दिए जाएंगे और 2 को प्रदर्शनी खेल घोषित किया जाएगा। 35 खेल होंगे, उसमें से 33 में ही पदक मिलेंगे और 2 खेल प्रदर्शनी खेल कहलाएंगे। विषय क्या है? हरित खेल है, इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में कितनी राशि की नकदी यानी कैश डालने की योजना बनाई है? देखिए, जब मार्केट में कैश कम हो जाता है, बैंकों के पास लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, कैश क्या है? कैश एक लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट वैसे परिसंपत्तियों को बोला जाता है, वैसे एसेट्स को बोला जाता है जिनको आसानी से खरीद बिक्री में एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे पेमेंट के रूप में जिसको आसानी से एक्सेप्ट किया जा सके। तो जो पैसे होते हैं हमारे पास, वे एक लिक्विड एसेट है, कैश जो होते हैं। इसके अलावा जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां होते हैं, वे भी क्या होते हैं? लिक्विड एसेट होते हैं। तो लिक्विड एसेट बैंकों के पास कम है, इसीलिए आरबीआई ने यह निर्णय लिया है, यह योजना बनाई है कि हम लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, तरलता को बढ़ाने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए हम बैंकों को देंगे। कैसे देंगे? इसके लिए क्या होगा कि आरबीआई जो है बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगी। तो आरबीआई कैसे इन पैसों को बैंकों को देगी? तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगी? बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगी और जब खरीदेगी तो उसके बदले उनको पैसे देगी। तो इसके माध्यम से उनके पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद दूसरा उपाय है अगले प्रश्न में कि आरबीआई द्वारा की जाने वाली 56 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी कितनी राशि की होगी? तो यह होगी 50,000 करोड़ रुपए की। तो 60,000 पहले उसने दे दिया, किसके माध्यम से? प्रतिभूतियां खरीद कर। और दूसरा तरीका है 56 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी। रेपो रेट आप समझते हैं, जिस रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन आरबीआई बैंकों को देती है। तो क्या होगा? ये रेपो रेट के पर 56 दिनों के लिए बैंकों को 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे रेपो रेट पे। तो उसी को बोला जाता है 56 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी। रेपो रेट के आधार पे दैनिक रूप से भी, डेली बेसिस पे भी बैंकों को आरबीआई पैसे कर्ज पे देती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो, क्योंकि वो 1 दिन का होता है और ये 56 दिन का है। 56 डेज के लिए यह पैसे दिए जाएंगे बैंकों को। स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस वर्ष के लिए चुना गया है? तो आईसीसी ने महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए इनको चुना है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट पुरुष प्लेयर चुना गया है। पुरुषों में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है आईसीसी के द्वारा। स्मृति मंधाना ने 2024 में 4 शतक लगाया है उन्होंने, सिर्फ 13 मैचों में, और 750 के करीब रन बनाए हैं। तो इसलिए इनको आईसीसी ने
महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है 2024 के लिए। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कब बना? तो यह कल ही बना है, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है और 27 जनवरी 2025 को यह लागू किया गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये गलत दे दिया है, ये 27 जनवरी 2025 होगा। ठीक है, तो 27 जनवरी 2025 को ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 27 जनवरी 2025 होगा। यहाँ पे आप इसको कट करके 2025 कर लीजिए। ठीक है, समान नागरिक संहिता क्या होता है? समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, जैसे अभी उत्तराखंड में ये लागू हो गया, तो उत्तराखंड में हर एक व्यक्ति के लिए परिवार से संबंधित विवाह, तलाक, जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको जो संपत्ति मिलती है माता पिता से, अपने पूर्वजों से, उस संपत्ति का बंटवारा, ये सारे जो नियम है, पारिवारिक कानून जो हैं, वो सभी के लिए एक होंगे। लेकिन अभी क्या होता है, बाकी पूरे देश में क्या है, यहाँ पर तो यूसीसी लागू नहीं है, तो यहाँ पर हर एक धर्म और हर एक जाति के लिए, हर एक मजहब के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। तो अब उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए समान कानून होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूसीसी जो है उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों पे लागू नहीं होगा, यानी वे इसके दायरे में नहीं आएंगे। जो एसटी कम्युनिटी है, जो आदिवासी समाज है, वह इसके तहत नहीं आएंगे, और कुछ संरक्षित समुदाय जो होते हैं वहाँ पे हैं, वे भी इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जो समान नागरिक संहिता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में है, 44 के अंदर है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, जो संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है? संविधान के भाग 4 में है। तो भाग 4 के अंदर ही अनुच्छेद है 44। ठीक है, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, तो 44 नंबर का अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता को मेंशन किया गया है। ये याद रखना आप लोग, ये एग्जाम में आ सकता है, ये प्रश्न बनता है। अभी देखो, हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं? तो उसके उद्देश्य हैं कि सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देकर भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक है, इसमें ऐसे सिद्धांत हैं जिसको जो सरकारें हैं उनको अपनी नीतियां बनाते समय, योजनाएं बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की सहायता भेजी है? तो इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में भारत सरकार ने मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें दवाएं वगैरह हैं, चिकित्सीय उपकरण, इक्विपमेंट जो है उसके तहत भेजे गए हैं। अभी कुर्दिस्तान जो है इराक का ही एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो जो भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेना अभ्यास होता है उसका नाम है समुद्र शक्ति। नौसेना अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जो भी सैनिक अभ्यास होते हैं, चाहे वो थल सेना अभ्यास हो, चाहे वायु सेना अभ्यास हो, आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभ्यास समुद्र शक्ति इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आरबीआई द्वारा निर्धारित नए लिक्विडिटी कवरेज मानदंड कब लागू होंगे? देखो, आरबीआई ने अभी बैंकों के लिए लिक्विडिटी यानी तरलता संबंधी कुछ नॉर्म्स दिए हैं, जिनको मानदंड तय किए हैं, जिसको 1 अप्रैल 2025 से लागू होना है। यहाँ पे भी ऑप्शन जो है ना, अभी लगता है कि ये जो टाइपिस्ट है ये अभी 2024 में ही जी रहा है। ये 1 अप्रैल
2025 कर लीजिए, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होने वाला है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, लेकिन वहाँ पे 1 अप्रैल 2025 सही ऑप्शन होगा। गुइलेन बैरे सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है? देखो, ये जो बीमारी है ना, अभी महाराष्ट्र में काफ़ी फैल रही है, और यह जो बीमारी है एक तरीके का ऑटो इम्यून है। इसीलिए ऑटो इम्यून कहा जा रहा है, क्योंकि जिसको यह बीमारी हो जाती है उसके शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता होती है जो बीमारियों से लड़ती है। प्रतिरोधी क्षमता क्या करती है कि हमारे अंदर जब कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर करते हैं, बाहरी कोई भी तत्व उसमें एंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर, तो प्रतिरोधी क्षमता उसको नष्ट करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस बीमारी में, जिसका नाम है GBS, गुइलेन बैरे सिंड्रोम, ये बीमारी अगर एक व्यक्ति को हो जाए तो उसकी जो प्रतिरोधी क्षमता है उसके तंत्रिका तंत्र को ही मारने लगती है। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो माइंड में, उसको ही अटैक करने लगती है। तो इसके कारण व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से विक्षित हो जाता है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। पहली मृत्यु भी महाराष्ट्र में इसके वजह से हुई है। ठीक है, यह एक न्यूरोलॉजिकल रोग है जो शून्यता, कमजोरी और दर्द का कारण बनता है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं पर हमला करती है। देखिए, तंत्रिकाओं पर हमला करती है, पक्षाघात हो जाता है, यानी इससे क्या हो जाता है, लकवा मार देता है, और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकती है। अभी एक मृत्यु हुई है इसके वजह से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अधिकांश जो लक्षण है, इसके जो लक्षण है, जब संक्रमण हो जाता है वायरस या बैक्टीरिया का, तो कुछ दिनों या हफ्तों के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं और कुछ हफ्तों तक बने रहते हैं, कुछ हफ्ते तक। ठीक है, यह किसी संक्रमण के पश्चात होने वाली स्वप्रतिरक्षी बीमारी है। स्वप्रतिरक्षी यानी कि ऑटो इम्यून है, जिसमें प्रतिरोधी क्षमता जो है हमारे तंत्रिकाओं पर ही अटैक करने लगती है। ऑटो इम्यून रोग संक्रामक नहीं होती, यानी कि यह जो है एक संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन यह संक्रमण जब हो जाता है हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस का, उसके बाद ये बीमारी हो सकती है। आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सेब की खेती में क्रांति लाने वाले हरिमन शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी जो पद्म अवार्ड अभी घोषित हुए हैं, तो इसमें इनको पद्मश्री पुरस्कार देने की बात कही गई है। इनको पद्मश्री दिया जाएगा। और हरिमन शर्मा ने क्या किया है, देखिए, जो सेब है ना, ये समशीतोष्ण कटिबंध, यानी जो ठंडा क्षेत्र है उधर का ये उत्पाद है। यानी वैसे क्षेत्र में सेब होता है, गर्म वाले क्षेत्र में नहीं होता है। तो इन्होंने सेब की ऐसी किस्म विकसित की है जहां पर अगर 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर होना, वहां पर भी यह सेब उत्पादित हो सकता है, और ये काफी सालों से इसका उत्पादन भी कर रहे हैं। तो इसके लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। इनको बोला जाता है भारत का सेब पुरुष, हरिमन शर्मा को। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने जो किस्म विकसित की है उसका नाम है HRMN99। ठीक है, 99, HRMN99। ठीक है, यह कम ठंडक वाली सेब की किस्म विकसित की है, यानी कि गर्म वाले क्षेत्र में हो सकता है। जैसे कहाँ कहाँ हो सकता है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि ज़्यादा गर्म वाला क्षेत्र और फिर उससे कम गर्म वाले क्षेत्र में भी हो सकता है, यानी कि गर्म क्षेत्रों में हो सकता है। लेकिन जो पारंपरिक सेब होते हैं, जो नॉर्मल सेब होते हैं, वो सिर्फ ठंडे क्षेत्र में होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी सेब का नाम सुना है आपने, तो कश्मीर वाला इलाका ठंडा इलाका है। हिमाचल प्रदेश इस साइड में हमारे यहाँ सेब होता है। शिमला से भी सेब आता है। तो वहाँ पर क्योंकि ठंडा क्षेत्र, इसलिए सेब तो हो जाता है, लेकिन गर्म क्षेत्रों में सेब वाला सेब यहाँ नहीं होगा। तो इन्होंने जो किस्म विकसित की है जिसका नाम है HRMN99,
ये हमारे यहाँ गर्म क्षेत्र में भी हो सकता है, जैसे कि राजस्थान में हो सकता है, साउथ इंडिया की तरफ हो सकता है। ठीक है, तो समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता वाली जो पारंपरिक किस्मों के विपरीत HRMN99 उन क्षेत्रों में पनपता है जहां गर्मियों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें मैदानी इलाके और 29 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र शामिल हैं। 2012 में राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा इस किस्म को मान्यता दी गई थी। उन्होंने 2023 में मलेशिया में आयोजित चौथे आसियान भारत जमीनी स्तर पर नवाचार मंच में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था इन्होंने। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की गणतंत्र दिवस झांकी में किस वन्य जीव पुनर्उत्पादन परियोजना को दर्शाया गया? गणतंत्र दिवस की जो झांकी थी उसमें मध्य प्रदेश की झांकी में चीता के पुनरुत्पादन को दर्शाया गया है। अब जानते हैं कि चीता लाए गए थे नामीबिया से कुछ 2 साल पहले। ठीक है, वहाँ का जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर चीता लाए गए थे। तो अभी वहाँ पर चीता की संख्या काफ़ी हो गई है। ठीक है, तो उसका किस तरीके से पुनरुत्पादन हो रहा है, चीतों की संख्या बढ़ाई जा रही, इसकी झलकी दिखाई गई थी मध्य प्रदेश की झांकी में गणतंत्र दिवस परेड में। ठीक है, और मध्य प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। उसको चीता स्टेट भी अब कहा जा रहा है, क्योंकि भारत से चीता पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे और नामीबिया से लाए गए हैं और मध्य प्रदेश में लाए गए हैं। तो और किसी स्टेट में चीता आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो मध्य प्रदेश में ही केवल मिलेगा। तो फिर चीता स्टेट किसको कहेंगे? मध्य प्रदेश को कहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर, वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इसलिए हमारे देश का उसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। जो चीता पुनर्उत्पादन मध्य प्रदेश की झांकी में दिखाया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अभी चीता पुनर्उत्पादन कार्यक्रम 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान को इन राजसी जानवरों के आवास के रूप में चुना गया था। टाइगर स्टेट और चीता स्टेट कहते हैं। अभी देखो, उनके जो मध्य प्रदेश की झांकी थी उसमें एक नृत्य का प्रदर्शन किया गया था जिसका नाम है लहंगी नृत्य। आपके एग्जाम में नृत्य आता है तो याद रखना है आपको कि लहंगी नृत्य का प्रदर्शन किया गया और ये मध्य प्रदेश का नृत्य है। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट जो खबर है आपके एग्जाम के लिए कि चीन की एक AI जो स्टार्टअप है जिसका नाम है डीपसीक। आपने अभी चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, तो उसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। एप्पल का जो ऐप स्टोर है ना, वहाँ पर इसने चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया। तो जो डीपसीक है वो क्या है? एक AI स्टार्टअप है। AI स्टार्टअप है, चीन का है। ठीक है, और चीन का एक गूगल की तरह सर्च इंजन भी है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है ना। तो चीन का जो सर्च इंजन उसका नाम क्या है? वायदू। ठीक है, वायदू। अभी हमारे देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है। एनटीटी लॉकर, पहले डीजी लॉकर था ना, जिसमें हम लोग अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। तो जो व्यावसायिक जो है, जो बिजनेस संस्थान है, जो बिजनेस है, तो बिजनेस संस्थान के लिए दस्तावेज रखने के लिए यह एनटीटी लॉकर बनाया है। एनटीटी मतलब क्या होता है? संगठन। तो जो संगठन होंगे उनके दस्तावेज एनटीटी लॉकर में रखे जा सकेंगे। और इसको किसने विकसित किया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने। और यह प्रभाग किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। अभी अरब स्वास्थ्य प्रदर्शनी और कांग्रेस का 50वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के फाइनल में किसे हार का सामना करना पड़ा?
यानी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ उसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कौन हारा है? तो इस पुरुष एकल खिताब में अलेक्जेंडर जेवरेव हार गए हैं। ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं और इनको हराया है जैसिक सिनर ने। ठीक है, और सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं? सिनर खिलाड़ी हैं इटली के। तो इटली के सिनर ने अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा दिया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है जैक सिनर ने। भारत के सेव पुरुष हरिमन शर्मा को पद्मश्री से क्यों सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको बताया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए एक नई सेव किस्म विकसित करने के लिए, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को क्या लागू हुआ है? देखो यहाँ पे सही डेट है ये। नागरिक, तो यहाँ पर हुआ है लागू समान नागरिक संहिता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी का मुख्य विषय क्या था? तो वहाँ पर जो बिहार की झांकी को दिखाया गया उसमें बोधि वृक्ष, वही बोधि वृक्ष जिसके पीपल के वृक्ष है ना, जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। तो बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष है और ये बोध गया में है, वहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसी को झांकी में दिखाया गया था, बिहार की झांकी में। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जिसे शॉर्ट में LCR कहते हैं, हिंदी में जिसे तरलता कवरेज रेशियो अनुपात कहते हैं, के तहत बैंकों को क्या बनाए रखना आवश्यक है? तो इसके तहत उनको उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियां, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, इनको बनाए रखना होता है। कभी कभी ये HQLA का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ चुका है, तो आपको याद रखिएगा, इसका मतलब होता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियां। तो ये रहे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है आने वाले एग्जाम के दृष्टि से। आप क्वेश्चन का स्तर देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा क्वेश्चन हमने लेके आए हैं आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ हमें विदा दीजिए। नमस्कार।